नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 7 इतिहास विषय के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज की वीडियो के माध्यम से अपन आपकी कक्षा 7 के इतिहास विषय के 7वें अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। एमसीक्यू की बात करने से पहले अपन ने 7वें अध्याय के नोट्स एंड वन लाइनर जीके की बातचीत की है, जो कि लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट के ऊपर विजिट करके इससे पहले की वीडियो सभी देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपना एनसीईआरटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो अदर इम्पोर्टेंट जो अपने प्लेलिस्ट है वो भी अपने प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। और आज अपन बातचीत करेंगे आपके एमसीक्यू की, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, ओके। वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। 320p दिख रहा होगा, वहाँ पे 720p कर सकते हैं। और वॉल्यूम अच्छे तरीके से आ रही होगी और थोड़ी नॉर्मल सुनाई दे रही है तो आप एयरफोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ओके, ठीक है। इससे पहले नोट्स वाली आप क्लास देख लेना, जिससे क्या कि आपको ये प्रश्न है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गएंगे, ठीक है। और अपने इनकी नोट्स की जो पीडीएफ है, एमसीक्यू की जो पीडीएफ है, वो अपने लक्ष्मण धारा जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले प्रश्न की बातचीत करते हैं कि मध्यकाल में या मध्यकालीन गौड़ समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। मूल कथन क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है कि मूलतः बराबरी वाला गौड़ समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। कारण गौड़ जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो इसके अंदर जो कथन और कारण सही तो है, लेकिन छोटे छोटे कुलों में नहीं बटी हुई थी, ठीक है ना। ये कुलों के अंदर नहीं बटा हुआ था। गौड़ जो समाज था वो कुलों के अंदर नहीं बटा हुआ था। जो छोटे छोटे कुलों में जो बटा हुआ था वो आपका दूसरा वाला समाज था। उसका क्या नाम है, जो अपन ने क्लास के अंदर देखा था, ठीक है। एक और समाज था, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। वो जो समाज था वो दूसरे भागों में, वैसे आगे प्रश्न में आ जाएगा, वो वाला अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, आपका यहाँ पे जो राइट है वो बी है। यानी कथन और कारण दोनों सही तो है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। आगे इसमें आ जाएगा, देखो, गौड़ जनजाति, इसकी व्याख्या देख लो कि गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। ओके, गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, जिस पर दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी। उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज्य छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे। बड़े बड़े गौड़ राज्यों के उदय ने गौड़ समाज के चरित्र को बदल डाला। उनकी बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गया। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें जो अपनी क्लास है ना नोट्स वाली, वो आप देख लेना। उसके अंदर मैंने बढ़िया अच्छी तरीके से नोट्स बना करके समझाया हुआ है, तो आप वो देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और वो क्लास आपको मिलेगी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। आपको ढूंढनी है क्लास 7 इतिहास, वहाँ पे, ठीक है। चलो, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो अहोम समाज के अंदर जो नीचे कथन दिए, इसकी बातचीत करनी है। तो लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। यस, ये बात सत्य है। अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था, जो कि कवियों और विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल और केवल एक सत्य है, ठीक है ना। इसमें केवल एक कथन जो है वो सत्य है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लो कि कथन एक सत्य है। अहोम समाज में लगभग सभी पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या फिर सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। ओके, और कथन दो गलत है। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था।
कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। कथन 2 वाला जो यहाँ पे दे रखा है इसने बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है कि अहोम समाज जो था वो एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दान दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। ध्यान रखना, अहोम लोग जो थे वो नाट्यक्रम को प्रोत्साहन देते थे। संस्कृति के महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। और ब्रुंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम, देखो ये कृति है, ब्रुंजी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। तो ध्यान रखना, ब्रुंजी नामक जो ऐतिहासिक कृति है जिसकी मूल भाषा जो है वो अहोम भाषा है, उसके बाद में इसको असमिया भाषा में ट्रांसलेट किया गया। ओके, प्रश्न 2 कंप्लीट। प्रश्न संख्या 3, अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता है? तो अहोम समाज के अंतर्गत खेल कहा जाता है कुल को। ठीक है ना, किसको कहा जाता है? कुल को कहा जाता है। आगे देखो, व्याख्या देखो, अहोम समाज कुल में विभाजित था जिन्हें खेल कहते हैं। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। ठीक है, और किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसको वापस नहीं ले सकता था। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न संख्या 4, कौन सी जनजाति के लोग 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तथा 1660 तक आते आते उन्होंने उच्च स्तरीय बारूद और तोहफों को निर्माण करने में सक्षम हो गए? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र के अंदर इस बार पहली बार हो रहा है। देखो ये देखो, जनजातीय लोग, आम लोगों की बात छोड़ो, जनजातीय लोगों ने आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू किया और उच्च स्तरीय बारूद गोला तोफ बनाने लगे। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा अहोम। अहोम जनजाति के जो लोग थे वो इस तरीके का कार्य करते थे। देखो, अहोम समाज ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। यानी ये जो जनजाति क्षेत्र था ये कहाँ का था? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से संबंधित था और एक बड़े राज्य का निर्माण किया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। कब की बात कर रहा है? 1530 के टाइम। और 1660 आते आते इन्होंने उस स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी एक सक्षमता हासिल कर ली थी। प्रश्न संख्या 5 देखो, अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता है? नॉट पाइप, पाइक की बात कर रहे हैं। पाइक किसे कहा जाता था? तो 5वें प्रश्न का जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो होगा श्रमिक। देखो, ये जो अहोम राज्य था इसके अंदर एक सिस्टम क्या था कि अहोम राज्य जो था बेगार पर निर्भर करता था। बेगार का मतलब ये है कि बंधुआ मजदूरी, ठीक है ना, बेगार पर निर्भर रहता था। और इसके अंदर राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था, या उन्हें पाइक, वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। तो ये जो ऐसी प्रथा है ये किसकी है? तो ये अहोम राज्य की है, या फिर अहोम जो जनजाति है, ठीक है ना, अहोम जनजाति की। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न संख्या 6, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो अहोम जनजाति के जो लोग थे वो मूल रूप से आपके म्यांमार के निवासी थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र, 13वीं सदी के अंदर ये कहाँ आ जाते हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी में आ जाते हैं। और उन्होंने भूइयां यानी भूस्वामियों लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्यों की स्थापना की। आगे देखो, प्रश्न संख्या 7, 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए। कुछ जनजातियां जो है वो परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गई और कई के कुल राजपूत मान लिए गए। तो ये बात सत्य है। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। यस, ये बात भी सत्य है। इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित समाज व्यवस्था को बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया था। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 1 और 2 जो है वो राइट हो जाएंगे 7वें के अंदर। व्याख्या देख लो। हाँ, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य, कुछ दूसरी परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए।
ठीक है ना। बाद में राजपूत इसलिए मान लिए गए क्योंकि उन्होंने इस तरीके से शासन किया कि जैसे कोई क्षत्रिय शासन कर रहा हो। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की शक्तिशाली जनजातियों ने जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी। तो ये ध्यान रखना, स्वीकार नहीं की गई थी। आगे देखो प्रश्न संख्या 8 है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर देखिए कि कौन सा कथन है वो सत्य है। ठीक है। इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई। नहीं, ये बात गलत है। जनजातीय लोगों अपने समृद्ध रीति रिवाजों एवं परंपराओं का संरक्षण वाचिक और मौखिक तरीके से करते थे। यस, दिस इज राइट। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखो व्याख्या। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इस वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है। आगे देखो प्रश्न संख्या 9। गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा जानवर का निर्यात कर काफी मात्रा में धन कमाया गया। तो इसमें से कौन सा जानवर था? तो आपका 9वां प्रश्न है, इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने घोड़ों को हराया 1565 के अंदर, ठीक है ना, तो उन्होंने लूट से बेशकीमती सिक्के और हाथियों का बहुतायात हथियार लिए थे। ठीक है। देखो अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ? तो जब अकबर के शासनकाल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है आसिफ खां। क्या नाम है? आसिफ खां जब हमला करता है गढ़कटंगा के ऊपर, तो सामना किससे होता है? रानी दुर्गावती से होता है। तो रानी दुर्गावती से सामना होता है किसका? आसिफ खां का। व्याख्या देखो। चंदेल राजपूत राजा सालबान की पुत्री थी जिसका नाम है दुर्गावती, और दुर्गावती का विवाह जो है वो गढ़कटंगा से हुआ था, गोंडवाना जनजाति। अब देखिए जनजातियों का वैवाहिक संबंध किससे स्थापित हो रहा है? राजपूतों से स्थापित हो रहा है। देखो राजपूत, चंदेल राजपूत है जिसका नाम है सालबान, उसकी पुत्री है दुर्गावती, और दुर्गावती का जो विवाह होता है वो होता है गढ़कटंगा गोंडवाना राज्य के राजा दलपत, ठीक है ना, गोंड जनजाति के राजा दलपत से होता है। और दलपत की जो मृत्यु है वो कम उम्र में हो जाती है, और रानी दुर्गावती जो थी वो एक बहुत योग्य थी, और उसके पास अपना एक 5 साल का पुत्र है जिसका नाम है वीर नारायण, और वो वीर नारायण के नाम पर अपनी शासन व्यवस्था को संभाल लेती है, जैसे कि बाहुबली मूवी के अंदर वो राजमाता शिवगामी संभालती है, उस तरीके से। और आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा के ऊपर आक्रमण किया था 1565 में, ठीक है, हमला किया। तो रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा, और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जनजाति और मुगलों के बीच में लड़ाई को लेकर के, तो ध्यान रखना 1565 के अंदर इनके बीच में लड़ाई होती है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे ध्यान रखो। जनजातीय समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता है। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आगे देखो। जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे। जनजातीय जो समूह है व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे। उसके बाद में जाति आधारित जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। तो मेरे को इसमें लगता है केवल एक ही राइट होगा। वैसे अपन इसकी देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। दूसरा कथन देखो, जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से नहीं रखते थे, ये गलत है, ये भी गलत है। तो केवल एक राइट है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न सी ऑप्शन राइट। ठीक है। अब देखो व्याख्या देख लेते हैं।
जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप, देखो कितनी मजेदार बात कही है, मेरे को भी लगा था, मैंने जब क्लास में पढ़ाया था मैंने व्यक्तिगत शब्द पढ़ा था, देखो व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप से। देखो हर एक शब्द जो है अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ और उसका बहुत अच्छा मतलब निकलता है। अब एनसीईआरटी देखो वैसे आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो ये बहुत बेहतर है। मैं एनसीईआरटी की किताबों बताऊं, मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद पढ़ने के बाद में स्कूल में भी मुझे पढ़ानी पड़ती है और वापस मैं घर पे पढ़ता हूँ, तो मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार एनसीईआरटी में से नए नए प्रश्न निकल के आते हैं। एनसीईआरटी जो है वो एक प्रकार का खजाना है, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संयुक्त रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। कई मायनों में जनजातियों ने अपनी आज़ादी और अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों समाजों को बदलने का काम किया। आगे देखो प्रश्न संख्या 12, गौड़ राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? बिल्कुल अपन ने नोट्स की क्लास के अंदर देखा था कि इसका उल्लेख है वो अकबरनामा में किया गया। देखो अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसे अबुल फजल ने लिखा, जिसका नाम था अकबरनामा, में गढ़कटंगा का उल्लेख किया गया और इसमें अपन ने देखा था कि गढ़कटंगा के अंदर लगभग आपके 70,000 गांव आते थे। गौड़कटंगा जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गौड़ लोग गोंडवाना नामक एक विशाल प्रदेश वन प्रदेश में रहते थे और वे स्थानांतरित कृषि करते थे। यस, ये बात सत्य है। गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा या फिर राय होता था। बिल्कुल ये भी बात सत्य है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। हाँ, आगे देखो, गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम पहचानिए। ये प्रश्न बहुत मजेदार है। तो देखो पहले था राज्य, राज्य के बाद में था गढ़, गढ़ के बाद में था चौरासी और चौरासी के बाद में था बहरोत, जिसकी चर्चा अपन बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो अपने नोट्स वाली क्लास है उसके अंदर कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखो, गौड़ राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य जो था वो गढ़ों में विभाजित था और हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। ये पुणे 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था जिन्हें 84 कहा जाता था और उसके बाद में 84 का उपविभाजन किया गया जिसे बरहोत कहा जाता था और इसके अंदर 12-12 गांव शामिल होते थे। आगे देखो प्रश्न संख्या 15, बंजारे लोग कौन होते थे? तो बंजारे लोग जो है वो आपके व्यापारिक समूह होते थे। व्याख्या देखो, बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश होते थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था और एक टांडा में कई परिवार होते थे, ठीक है। ये बंजारी लोग अपने साथ पूरी गृहस्थी बीवी बच्चे साथ में लेकर घूमते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने भी अपने स्मरण में बंजारों का उल्लेख किया। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी और बादशाह जहांगीर ये भी इन बंजारों का उल्लेख करते हैं। आगे ध्यान देखो, खानाबदोश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खानाबदोश के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 16, तो 16 के अंदर देखो, खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं। वे अपनी रेवड़ी और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक घूमते हैं। यस, दिस इज राइट, पहला कथन। तो और ये समाज के किसी अन्य जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते तथा ये लोग अपनी ज़रूरतों के सामना के लिए आत्मनिर्भर रहते थे। ये थोड़ी सी गलत बात है, 16 के अंदर ये गलत बात कही है। क्या गलत हुआ है अपन व्याख्या में देख लेते हैं। केवल कथन एक सत्य है। खानाबदोश सरवाए अपने जानवरों के साथ दूसरों तक घूमते हैं तथा उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारियों पर उत्पादित निर्भर है। वे खेतियार ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते हैं। कुछ खानाबदोश अपने जानवर पर सामान ढुलाई करते हैं तथा एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो दूसरे कथन में क्या कहा है कि जाति वर्ग से संपर्क नहीं रखते। ये बात गलत है क्योंकि वे एक प्रकार की व्यापारिक जिंदगी जीते हैं ना, तो संपर्क तो रखना पड़ता है। आगे देखो, जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन को सूची को आपस में मिलाना है। तो 17वें प्रश्न के अंदर देखो, भील कहाँ रहते हैं? तो भील अपने रहते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपके कोली कहाँ रहते हैं? तो ये आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। और उसके बाद में बात करें गौड़ की, तो गौड़ जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहते हैं। और कोरंगा की बात करें तो ये पश्चिमी और मध्य भारत के अंदर रहते हैं, कोरागा, ठीक है ना। तो
इसमें अपना जो ऑप्शन राइट हो जाएगा 17वें के अंदर क्या हो जाएगा, 3 1 3 1 4 2 3 1 ला ला लो लो ला ला ला, नहीं 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 नहीं, कोरांगा है वो, इसमें चला जाएगा, अरे ये दक्षिण भारत में, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होएगा, सी सी, ठीक है, हाँ दैट्स राइट। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में समझ में आ जाएगा। देखो भीलों की बड़ी जनजाति जो है वो पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी, और 16वीं सदी तक अंत आते आते उनमें से कई जगह बड़े खेतियार बस गए थे, ठीक है, यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। और कर्नाटक के अंदर बात करें, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर तो कोली लोग रहते थे, कोली तथा बैराद रहते थे। कई दूसरी जनजातियों के निवासी स्थान थे। कोली लोग गुजरात के भी कई इलाकों में रहते थे। गोंड जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थे, साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बड़ी तादाद में फैले हुए थे। और कोरांगा की बात करें तो ये मारवाड़ जनजाति जो थी दक्षिण भारत में थी। तो कोरांगा की अपन ने बात करी थी दक्षिण भारत, यस दिस इज राइट, ये ऑप्शन जो है आपका सही है, ठीक है। आगे देखो, शेर जनजाति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने शेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त किया, क्या यह बात सत्य है? नहीं, परास्त नहीं किया था, हमला किया था लेकिन पूर्णतः उनके ऊपर विजेता नहीं कर पाए थे, ठीक है। इस युद्ध के बाद शेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे, यस इस युद्ध के बाद में हो गए थे। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो केवल और केवल बी है। व्याख्या देख लो ताकि अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो 1591 में अकबर के सेनापति मान सिंह ने शेर लोगों पर हमला किया था, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट लिया अच्छा खासा, लेकिन पूरी तरीके से अधीन नहीं कर पाए थे। उसके बाद ने औरंगजेब ने मुगल सेना का सहायता लेते हुए इनके ऊपर हमला किया था और चेरों के किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपने अधीन बना लिया। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अकबर ने आक्रमण किया था, अकबर का सेनापति मान सिंह गया था, युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध होने के बाद में पूरी तरीके से उनको अपने अधीन नहीं कर पाएगा। हाँ, उनके ऊपर लूट खाट करके मामला सेटिंग किया था, पर मामला पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उसके बाद में मुगल सेना का जो औरंगजेब है वो हमला करता है, औरंगजेब ने इनको पूरी तरीके से आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। आगे देखो प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए कथनों को सूची 1 से सूची 2 से मिलान करनी है। तो चलो भाई मिलान करते हैं। तो खोकर भाई साहब पंजाब में थी, बलोच ये थी आपके उत्तर प्रदेश यानी उत्तर पश्चिमी इलाके में। अहोम की बात करें तो अहोम जो थी वो थी आपके यहाँ पे उत्तर पूर्वी भाग के अंदर। शेर की बात करें तो ये आपकी बिहार और झारखंड के अंदर। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्याख्या पढ़नी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, तब तक मैं वो क्या कहते हैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। ओके चलो व्याख्या पढ़ते हैं। पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली शक्ति थी। यहाँ के बाद गोखर के बाद में गखर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए, और इनका मुखिया जो था, कौन मुखिया है? कमाल खान गखर। इसको बादशाह अकबर ने भाई साहब मनसबदारी दी थी, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल शक्तिशाली जनजाति थी, ठीक है, और ये लोग अलग अलग मुखिया वालों कई छोटे गोलों में बटे हुए थे। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग के अंदर नागा और अहोम जनजाति थी। दूसरी जनजातियों को ये पूरी तरीके से अपने प्रभुत्व में रखा था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक शेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। आगे देखो प्रश्न संख्या 19, मध्ययुगीन काल के दौरान जनजातीय समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधनों से बंधे होते थे। आगे देखो, यस ये कथन गलत है। कई जनजातियों ने कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त की थी। नीचे दिए गए कथन पर से देखिए, तो ये ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधनों से बंधे होते थे, नातेदारी से नहीं बंधे होते थे भाई साहब। उसके बाद में देखो 20, मध्यकाल के दौरान गखर जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गखर जनजाति का प्रमुख कमाल खान गखर था, यस 20 ओके सही है। और मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनसबदारी प्रदान की गई। मुगल सम्राट मनसबदारी प्रदान की गई। 20 के अंदर सी नहीं राइट है। यहाँ एक मिनट आंखें अपन ने थोड़ा बहुत कुछ गलत देखा है, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि
हाँ, मध्यकाल में गख्खर के दौरान जो भी सिस्टम हुआ था उसके अंदर देखो 19 के अंदर अपना जो ऑप्शन है वो अपन ने, यस, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो सी राइट होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों मैंने गलत देख लिया था। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी से आपस में बड़े हुए थे, बिल्कुल बंधे हुए थे, और कई जनजातियों ने कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त की थी, ये भी बिल्कुल, इसमें दोनों कथन है वो सत्य है। 20 के अंदर देखो मध्यकाल के दौरान गख्खर जनजाति के बारे में क्या चीजें हैं, तो देखो गख्खर जनजाति का प्रमुख जो था वो कमाल खान गख्खर था, और मुगल सम्राट जहांगीर ने उसे मनसबदारी दी थी। नहीं, मुगल सम्राट जहांगीर ने उसे मनसबदारी नहीं दी थी, उसको जो मनसबदारी देने वाला जो था वो आपका अकबर था, ठीक है ना। अकबर ने इसको मनसबदारी दी थी, तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अकबर, तो ये कथन गलत है, इसमें आपका जो ऑप्शन है वो केवल और केवल एक राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 22, ओके, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी तक शेरों के सरदारों का उदय हो चुका था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा मानसिंह 1591, कौन, राजा मानसिंह 1591 तक पूरी तरह शेरों को हराया और परास्त हो गया, नहीं, राजा मानसिंह का इसमें कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब के अधीन मुगल सेनाओं ने शेरों के कई किलों पर कब्जा किया था, तो यहाँ ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, तो आपका इसमें केवल जो बी कथन है वो राइट हो जाएगा। राजा मानसिंह ने 1591 में शेरों को हराया और परास्त किया। शेरों को पूरी तरीके से नहीं हराया था ना भाई, ये अकबर का सेनापति था, लेकिन पूरी तरीके से हराना वाला जो व्यक्ति था वो औरंगजेब था, ठीक है ना। तो देखा कि अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 के शहरों पर हमला किया था और उन्हें हराया था, उन्हें लूट कर एक बड़ी राशि बरामद की थी, लेकिन पूरी तरीके से उनको अपने वश में नहीं कर पाया था, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में मध्यकाल में बंजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंजारे व्यापारी खानाबदोश, देखो बंजारे जो व्यापारी थे वो खानाबदोश थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेनाओं के लिए अनाज का परिवहन किया है, ध्यान रखना, दोनों बात ध्यान रखना, इसके अंदर ऑप्शन आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, मध्ययुगीन काल के उभरते समाज में जातियों और वर्णों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, छोटी छोटी जातियां वर्णों के भीतर उभर आई थी, छोटी छोटी जो जातियां वर्णों के भीतर उभर आई थी, यस ये बात सत्य है। वर्णों के बजाय जाति समाज को संगठित करने का आधार बन चुकी थी, यस दिस इज राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 25 में देखो शासकों की हैसियत से राजपूतों का उदय 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान आदिवासियों के लिए एक उदाहरण है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आदिवासी लोग हैं वो किस तरीके से राजपूतों के उदय में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ब्राह्मणों के समर्थन से सभी आदिवासी जाति व्यवस्था के निम्न तबके में शामिल हो गए। क्या 25 के अंदर ये कथन सत्य है? नहीं, ये गलत है कि ब्राह्मणों के समर्थन से सभी आदिवासी जाति व्यवस्था के निम्न तबके में शामिल हो गए, नहीं। पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश पश्चिमी सीमा के नए इस्लाम अपना लिया था, और प्रमुख जनजाति के नीचे दिए गए कोड की बात करें तो इसमें आपका केवल और केवल बी कथन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें से देखो मैं आपको उदाहरण बताऊं तो इसमें से कुछ कुल और राजपूत माना जाने लगा, और इन्होंने धीरे धीरे पुराने विशेष रूप से कृषि और शासकों को प्रतिस्थापित कर दिया। यानी ये जैसे जैसे शक्तिशाली होते गए तो इन्होंने अपनी जो पुरानी व्यवस्था है उसको छोड़ दिया और नई व्यवस्था को अपना लिया। आगे देखो 26 में गोडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके बीच स्थानांतरित खेती प्रचलित थी, बिल्कुल ये बात सत्य है। अकबरनामा में गढ़ कटंगा के गोड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बड़ा ऑप्शन है वो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी एक और दोनों कथन सत्य है। आगे बात करें 27 की, गौड़ साम्राज्य में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य गढ़ों में विभाजित था, फिर गढ़ को 84 में विभाजित किया गया था, क्या ये बात भी सत्य है? ठीक है, ये बात भी सत्य है, ठीक है ना। पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। इसके बाद में इसमें ऑप्शन जो राइट है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो गढ़ कटंगा की रानी दुर्गावती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी दुर्गावती के बारे में अगर अपन बात करें तो इसके अंदर देखो उसके अधीन राज्य और भी विस्तृत हो गया था, यस ये बात सत्य है। और 1565 में आसम खां के अधीन मुगल सेना गढ़ कटंगा पर हमला करती है, तो ये बात भी सत्य है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा। आगे देखो अहोम राज्य के मुगल आक्रमण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर हुई थी। तो देखो 1662 में मीर जुमला के सेनापतित्व में मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर हमला किया था, यस। 29 के अंदर बिल्कुल ये बात
सत्य है कि इन्होंने हमला किया था। अहोमों ने मुगल सेना को हरा दिया, नहीं, अहोमों ने मुगल सेना को नहीं हराया था, अहोम खुद मुगल सेना से हार गए थे। ये कथन का गलत है, इसके अंदर आपका जो ऑप्शन है वो ए राइट होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि दक्षिण पश्चिम से अहोम को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और 1662 में मीर जुमला के सेनापतित्व में मुगलों ने अहोमों पर हमला किया था और अपनी बहादुरी के बावजूद भी अहोम इनसे हार गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। अहोम की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहोम राज्य बेगार नामक बाध्यकारी श्रम पर निर्भर था। क्या ये बात सत्य है? बाध्यकारी श्रम पर निर्भर था, नहीं। अहोम समाज को कुलों या पाइकों में विभाजित किया गया था। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड को सही सम्मिलित कीजिए। तो देखो, अहोम राज्य बेगार नामक बाध्यकारी श्रम पर निर्भर था। अहोम बाध्यकारी श्रम पर निर्भर था और अहोम समाज को कुलों या पाइकों में विभाजित किया जाता था। कुलों और पाइकों में विभाजित, समाज को थोड़ी ना किया जाता था। तो ये दोनों कथन गलत है, उपयुक्त में से कोई इसमें सही नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अहोम राज्य बंधुआ मजदूरी पर निर्भर था और राज्य के लिए काम करने के लिए मजदूरों को पाइक कहा जाता था, न कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो समाज था उसको पाइकों में बांटा गया, यानी जो मजदूरी करते थे उनको कहा गया था। ठीक है ना। और अहोम राज्य में जनसंख्या की जनगणना भी की गई थी और प्रत्येक गांव को बारी बारी से अहोम के अंदर पाइक भेजने की एक नियम बनाया गया था। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो अहोम समाज में कबीलों को खेलों में विभाजित किया गया था, न कि कुलों में विभाजित किया गया था। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो समाज जो था उसको कुलों की जगह अपन बात करें, खेल में उसको विभाजित किया गया था। ठीक है, और बस इतनी व्यवस्था है इसमें समझाने वाला, और तो कुछ है नहीं। इसी के साथ आपके 7वें अध्याय के महत्वपूर्ण जो MCQ प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। आगे अपन बात करेंगे आपके 8वें अध्याय की। तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि और आपको NCERT की सारी वीडियोस मिल जाए। और अन्य आपको NCERT के जो भी वीडियोस देखनी है तो अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आपको किसी भी PDF की ज़रूरत है NCERT की तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे 8वें अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।